हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर सॉल्यूशन का हमने जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करना था वो हम आपको आज बताएंगे। इस सेकंड पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कंसंट्रेशंस को जो हम लोग देखते हैं वो कितने तरीके से देख सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे मोलरिटी की, दूसरा हम थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, बुक में दूसरी तरह से लिखा हुआ है, हम दूसरी तरीके से सीक्वेंस लेके चलते हैं। मोल फ्रैक्शंस की, तीसरी हम बात करेंगे मोलैलिटी की, और चौथी बात करेंगे नॉर्मलिटी की, और पांचवी बात करेंगे हम फॉर्मेलिटी की। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शंस, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, नॉर्म और फॉर्मेलिटी, ये पांच कंसंट्रेशंस हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए एक, दो, तीन और चार, इन चार में सबसे मेन पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं क्या, मोल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मोल्स। मोल्स क्या होते हैं या मोल क्या होता है, इसके बारे में पहले मोल क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मोल्स क्या होते हैं। जब हम बात मोल की कर रहे होते हैं तो मोल आपको क्लास 8 से बताया गया है कि मोल क्या होता है। जब हम बात करते हैं वन मोल, वर्ड यूज करते हैं वन मोल, तो पहली चीज तो इसको हम क्या मानते हैं, मोल क्या होते हैं? काउंट्स होते हैं। क्या होते हैं? काउंट्स होते हैं। काउंट्स माने गिनती, काउंट्स माने गिनती। जैसे हम बात करते हैं कि एक मोल, तो उस एक मोल का मीनिंग क्या होता है? वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर कोई भी चीज हम इतनी संख्या में ले लें, एक ही जैसी होनी चाहिए, बस बात ये, एक ही जैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल चीजें अगर हम इसी संख्या में ले लें तो हम कहेंगे हमारे पास वो कितनी है, एक मोल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारे पास एक मोल रुपए हैं, तो आप गिनती गिन पाओगे? इतने रुपए होंगे आपके पास, आप दुनिया के सबसे रईस आदमी होंगे। आपको पता है सिर्फ एक मोल रुपए आपके पास हो जाए तो 10⁻23 कितने जीरो आ जाएंगे? इतना धन तो किसी के पास नहीं होगा दुनिया में अकेले। तो इतने रुपए आपके पास अगर होंगे तो हम कहेंगे आपके पास एक मोल रुपए है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम कैसे निकालें, तो हम उसको कैसे काउंट करते हैं कि वन मोल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, या अगर इसी को हम दूसरी फॉर्म में, एक तरीका तो ये है कि एक मोल संख्या ये हो गई, लेकिन कैसे काउंट करें, किसमें कितने मोल्स पैसे पता चल जाए हमको, पता है तुमको? बताइए। बताइए। हम्म और क्या एक मोल में कर सकते हैं? और एक मोल का एग्जाम्पल कौन सा हम दे सकते हैं जो आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है? इन्होंने कहा मॉलिक्यूलर मास अपॉन
वेट गलत है वैसे, मास या अमाउंट इन ग्राम ऑफ गिवन मटेरियल। कोई भी है, ये मटेरियल क्या हो सकता है, अभी हम बात कर रहे हैं क्या है, कंपाउंड है, वर्ड यूज कर रहा हूं कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है बच्चों। तो जब इसकी बात कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम यहां पे 1 मोल की बात करने लगे तो 1 कैसे कहेंगे, 1 मोल क्या होता है, 1 मोल होता है 1 मॉलिक्यूलर मास, 1 मॉलिक्यूलर मास of a given substance। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल दें इसका एग्जाम्पल हम दें, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaOH। तो NaOH लेते हैं, Na का कितना होता है 23, O का कितना होता है 16, 1 का हाइड्रोजन का होता है 1। अगर 40 इसका मॉलिक्यूलर मास है तो 40 ग्राम NaOH means equivalent to 1 mole of NaOH, 1 mole of NaOH। तो ये क्या है आपका, ये 1 मोल है, ठीक है बच्चों, क्लियर, ये 1 मोल है। अगर हमने ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लिख लिया, क्या ले लिया, CH3COOH, ये बड़ा कॉमन है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। अगर इस एसिटिक एसिड की बात करें तो 12 12 एक हाइड्रोजन प्लस 12 प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 1, तो 12 3 12 32 और 1, तो ये हो गए आपके 2 3 5 2 7 3 10, ये हो गया, एक हासिल लग गया, 3 1 4 और 4 2 6, ये कितना हो गया 60। तो अगर हम 60 क्या लें, 60 ग्राम CH3COOH ले ले, 60 ग्राम CH3COOH ले ले, तो ये किसके बराबर होगा, ये इक्विवेलेंट है किसके, 1 मोल ऑफ CH3COOH की। तो पहला आ गया आपका मोल, ये इसको हम कहते हैं 1 मोल। दूसरा आ गया, क्या हो गया, सेकेंड पार्ट आ गया 1 मॉलिक्यूलर मास, क्या होगा 1 मोल, ये है आपका 1 मोल, यहां पे लिखा हुआ है 1 मोल। ये अगर हम लेते हैं तो ये भी क्या होगा 1 मोल है। अब हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, अगर फॉर गैस की बात करते हैं, फॉर गैस की बात करते हैं, अगर कोई गैस है, इस गैस के लिए तो क्या कहते हैं, कहते हैं अगर एसटीपी और एनटीपी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पे अगर हम 22.4 लीटर, कितने लेते हैं 22.4 लीटर और 22,400 सीसी, जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, क्या बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और
22.400 ml, इनमें से कोई भी ले लें तो ये इक्विवेलेंट किसके होगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। तो एक डिफिनीशन क्या हो गई, ये हो गई। किसी भी गैस के लिए अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है तो उसके लिए ये क्या हो गया, इट इज 1 मोल। ये क्या हो गया, 1 मोल हो गया। तो आपको तीन चीजें पता चल गई। पहला, 1 मोल क्या होता है, किसी संख्या को बोलते हैं, वो कितनी होती है, इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं बच्चों उसको। तो एवोगैड्रो नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। इस संख्या को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, तो इसको भी 1 मोल बोलेंगे। 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है इन ग्राम्स। 1 मोल किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है इन ग्राम्स। अगर कोई गैस है तो क्या होगा, या तो हम उसको 22.4 लीटर ले लें, या 22,400 या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, या 22,400 या 22,400 ml ले लें, इसको 1 मोल कहेंगे। तो इसके लिए 1 मोल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मोल गैस के लिए, और बाकी क्या है आपके सब्सटेंस के लिए। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, क्लियर। तो मोल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम निकालते हैं मोल्स कैसे निकलते हैं, किसी भी दिए हुई चीज के मोल्स कैसे निकलते हैं, जरा उसको समझते हैं। मोल आपने समझ लिए, अब हम बात करेंगे मोल्स की, कि अभी हमें तो मोल्स निकालना आ गया है, मोल निकाल पता चल गया, अब हम मोल्स निकालते हैं। दूसरा पार्ट आ गया इसका, जो हमको सीखना है कि मोल्स क्या होते हैं। मोल्स की बात करते हैं। मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका यही है जो आपको बता दिया गया है। सपोज अगर कहा जाए इन टर्म्स ऑफ काउंट, इन टर्म्स ऑफ काउंट, अगर काउंट के टर्म में कहा जाए, क्योंकि बच्चों ये ध्यान रखो, इसके साथ आपको कंपटीशन भी करना है। आप 12th के एग्जाम में हो, अगली सीढ़ी आपकी कंपटीशन है, तो ये जरूर सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली मोल नहीं पूछा जाता, इसी तरह पूछे जाएंगे, जिसे मैं अब बताने जा रहा हूं। अगर काउंट के टर्म में कह रहा है, सपोज क्या होता है, नंबर ऑफ काउंट्स, ऑफ गिवन मटेरियल, गिवन सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के आपको काउंट दे रखे हैं, और आप डिवाइड कर दोगे 6.022 इंटू 10⁻23, इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो किसी के काउंट आपको पता है, उस काउंट में आप इस नंबर का डिवाइड करिए तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके के होंगे। आपको एक संख्या दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा बताओ कितने ग्राम है, दिया गया सब्सटेंस कितने ग्राम है, ये क्वेश्चन आ गया। दिए गए काउंट है और आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बताओ कितने ग्राम है। तो आपको पता है इतने में कितने होते हैं,
1 मॉलिक्यूलर मास के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ये काउंट्स निकालेंगे, समझना, सपोज इसी में क्वेश्चन गए इन ग्राम निकालना है, इन ग्राम निकालना है, वही चीज को इन ग्राम निकालना है। जरा समझिएगा, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ काउंट्स जो आपको दिए गए एग्जाम में, पेपर में, क्वेश्चन में, गिवन सब्सटेंस के जितने भी काउंट दे दिए गए बच्चों, अपॉन, आप इससे डिवाइड कर लीजिए, तो ये तो आपके मोल्स आ गए, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, मॉलिक्यूलर मास का। किसका करिए, मॉलिक्यूलर मास का, जो भी सब्सटेंस दिया है उसके मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या निकल आएगा, मास इन ग्राम निकल आएगा। क्या निकल आएगा, मास इन ग्राम। तो हमेशा याद रखिए, एक फॉर्मूला है मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये क्या मिलेगा, मास इन ग्राम। क्या मिलेगा, मास इन ग्राम मिलता है। ये मिल गया, एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। ठीक है, अब जरा देखें, मास इन, अगर आपको मोल्स ना दिए हों, मिली मोल्स दिए हों, मास इन मिलीग्राम, तो क्या आएंगे, मिली मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको मिली मोल्स मिलते हैं तो बच्चों ध्यान रखिए कि हम क्या करेंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, मॉलिक्यूलर मास का, उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे मास, मॉलिक्यूलर मास का। और मिली मोल्स इज इक्वल टू होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000। मिली मोल्स निकालने के लिए हम मोल्स में 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, मोल्स में 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, और मिली मोल्स की जगह मोल्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे, मिली मोल्स डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। तो ये एक फॉर्मूले हो गए आपके मोल से मिली मोल। और अभी हमने सिर्फ आपको बताया हुआ काउंट का, हमने किसका बताया हुआ है, काउंट का बताया हुआ, और कोई नहीं बताया हुआ। अभी दूसरा स्टेप चलेंगे काउंट्स के अलावा जो हमारे पास है, नोट कर लीजिए, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे ये फॉर्मूले सब में लगेंगे। अभी हम काउंट्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। किसमें बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ
ग्राम मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम। किसमें लिखना है, जिसमें भी दिया हुआ है अगर आप ग्राम में लिखोगे तो मोल्स मिलेंगे, मिलीग्राम में लिखोगे तो मिली मोल्स मिलेंगे। ग्राम में लिखोगे तो मोल्स, मिलीग्राम में लिखोगे तो मिली मोल्स, और किलोग्राम में लिखोगे तो किलो मोल्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत फर्क नहीं होता है, लेकिन इससे आपको ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, इसको हम लोग बोलते हैं मोल्स। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें दे देगा इतने ग्राम कोई हमने सब्सटेंस लिया है, सपोज NaOH लिया, हमने कह दिया कि हमने 2 ग्राम NaOH लिया, एग्जांपल समझिएगा, 2 ग्राम NaOH लिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा बताओ इसमें सोडियम कितना है, कितने काउंट में, तो काउंट ऑफ सोडियम एटम कितने हैं, ये पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम यहां पर एक मॉलिक्यूल ये लेते हैं तो 1 एटम क्या होगा, जिस जो कह रहा वही हम लेंगे। 1 एटम किसका है, सोडियम का है। अगर ये 1 मोल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ये 1 एटम है, ये 1 मॉलिक्यूल है, तो ये कितना है, 1 एटम है। अगर ये 1 मोल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मोल एटम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या कहा, 2 ग्राम है, क्या है, 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम में क्या हो जाएगा जरा समझो। अभी हमने मॉलिक्यूलर मास NaOH का जो लिया है था, अभी कैलकुलेट किया था, कितना लिया था, 23 प्लस 16 प्लस 1, कितना आ गया था, 40 ग्राम। ठीक है, अब हमको मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स कितने निकालने हैं, हमारे पास 2 ग्राम है, ये ग्राम में लिखा हुआ है, और ये देखिए 40 ग्राम है। आप समझिए ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। इसीलिए हमने पहले बताया था ये काउंट है, वर्ड यूज किया था, क्या है, काउंट है, और कुछ नहीं है। मोल की कोई यूनिट नहीं होती है। तो 2 दूनी 4, 1/20 आ गया, और ये हो जाएगा 0.05, कितना हो जाएगा, 0.05 मोल्स। आपको पता है हमको निकालने काउंट, तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है। तो 0.05 मोल क्या हो जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10, 1 11, और 5 छक्का 30। तो ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई करने से, देखिए 3 जीरो इधर है, जरा देखिएगा, 1 2 3 और 2 जीरो इधर है, 3 2 5, मतलब कहाँ लग गया, यहाँ लग गया। तो इसमें इतने 10⁻23, या हम इसको लिख सकते हैं 3.011 इंटू 10⁻23 काउंट्स ऑफ
सोडियम एटम, सोडियम एटम, तो हमको पता चल गया कितने एटम होंगे। क्लियर है ना? हाँ, तो हमने निकाल लिया क्या कितने एटम होंगे। यहाँ पर हमको पता चल गया सोडियम के कितने एटम है। अगर NOH हमने कितना लिया हुआ है, 2 ग्राम लिया हुआ है। इसमें हमने काउंट ऑफ सोडियम एटम निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। देखिए सिंपल है। क्वेश्चन दिया गया कुछ और है, निकलवा कुछ और रहा है, तो क्या होगा, इंटर रिलेशन आना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है इंटर रिलेशन, काउंट का बाकी यूनिट से कितना होगा, तो वो ये समझ में आया होगा। अब हमने अभी पहला समझा काउंट के टर्म में, दूसरा समझा ग्राम के टर्म में, अब तीसरा समझ रहे हैं किसी गैसियस के लिए। ठीक है, तो अब जरा गैस के लिए देखते हैं, किसमें, लीटर में। ये गैस वाले बहुत कठिन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको मिलता नहीं है। जरा देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे फॉर गैसेस, फॉर गैसेस वॉल्यूम, और किसके लिए देखते हैं, फॉर गैसेस। ये ध्यान रखिए, गैसेस के लिए, ये हर एक के लिए नहीं है, केवल गैस की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, एक रिएक्शन में, पहले तो समझ लेते हैं मोल्स हम डिफाइन कैसे करेंगे। मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स है, एट एस टी पी और NTP और NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर 27 डिग्री लिया जाता है, ध्यान रखिए। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है, और ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम होता है। ध्यान रखिए, ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक आपने पढ़ा होगा बैरोमीटर के बारे में, तो बैरोमीटर में क्या होता है, एक 1 मीटर लंबी रॉड होती है ग्लास की, जिसमें क्या होता है, पूरा मरकरी भर दिया जाता है, और फिर भरने के बाद उसको ऐसे करके उल्टा कर दिया जाता है, और उसको मरकरी के पॉट में डाल दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या होता है, मरकरी का जो पूरा भरा हुआ चेम्बर है वो कहाँ तक आ जाता है, 76 सेंटीमीटर तक आ जाता है। तो अगर आप उसको देखो, कुछ ऐसा होता है जो आपने पढ़ा होगा। अगर हम बात करें, ये ग्लास ट्यूब है, ध्यान रखिए, ये ऊपर से बंद होती है, ठीक है, और इसमें मरकरी यहाँ 76 सेंटीमीटर तक फिल होता है, ये फिल होता है। इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, और बात हम स्टैंडर्ड कंडीशन की ही कर रहे हैं, कुछ और अलग नहीं कर रहे, कोई और पैरामीटर पे नहीं जा रहे हैं। हमारे पैरामीटर STP एंड NTP हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ पे हमको निकालना है मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। ठीक है, अगर हो सकता है इन ml भी हो, इन cc भी हो, ठीक है, जो भी है, एट STP, ठीक है। और ध्यान रखिए, लीटर होगा तो क्या लिखेंगे, 22.4, ml लिखा होगा तो कितना लिखेंगे, और अगर cc लिखा होगा तो क्या लिखेंगे,
ठीक है, ये किसके लिए, लीटर के लिए, ये किसके लिए, ml के लिए, ये किसके लिए, cc के लिए। जैसा दिया गया हो वही नंबर यूज करेंगे, ध्यान रखिए। अगर कह रहा है कि हमको वॉल्यूम एसटीपी पर इतने ml मिला है, तो आप यहाँ पर 22,400 ही रखेंगे। अगर कह रहा है एसटीपी पे वॉल्यूम हमें इतने सीसी मिला है, तो आप 22,400 ही रखेंगे। और अगर कह रहा है कि एसटीपी पे हमें गैस का वॉल्यूम इतने लीटर मिला हुआ है, तो आप 22.4 रखेंगे। तो इस बात को जरूर समझिए कि करना क्या है। तो यहाँ पर आपके पास मोल्स क्या हो जाएंगे, ये फॉर्मूला बनता है इसको। अब समझिए, क्वेश्चन के बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देते हैं आपको। कह रहा है कि एसटीपी पर, एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, गैस मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है, सपोज 17 ग्राम है, 17 है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 17 है, ठीक है, इज 11.2 लीटर। क्या कह रहा है, 11.2 लीटर। फाइंड द मास ऑफ गैस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, गैस का मास बताओ, कितने ग्राम गैस मिली है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीटर लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एसटीपी भी लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों पॉइंट हमारे पूरे हो रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, ऊपर क्या लिखा 11.2 और नीचे लिखा 22.4, ठीक है। इसको डिवाइड किया, क्योंकि लीटर में था, ऊपर भी लीटर नीचे भी लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल, आ गया 1/2। कितना आ गया, 1/2 मोल्स, ठीक है। तो भैया क्या है, यहाँ पे 1/2 मोल्स है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 17 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 17 ग्राम। 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू है 17 ग्राम। तो हाफ मोल कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ मोल इज इक्वल टू 17 इंटू 1/2, 8.5 ग्राम। ये आंसर आ जाएगा। लीजिए कि जो गैस हमको मिली है वो कितने ग्राम मिली है, 8.5 ग्राम मिली है। कितनी मिली है, 8.5 ग्राम मिली है। तो इम्पोर्टेंट चीज थी हमारे पास मोल्स कैसे मिले। बाकी चीजें तो बड़ी सिंपल हैं, हम निकाल भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम गैस कैसे, मतलब मोल्स कैसे फाइंड आउट करें, किस मेथड से, कौन सी चीज दी गई है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमने आपको हर तरीके से इंटर कन्वर्जन भी बता दिया, साथ में ये भी अब यहाँ पे एक पूछ सकता, बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो कितने मॉलिक्यूल होंगे भैया, क्या कर लो, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो आधे से डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा 3.011। इसका मतलब क्या होगा, कितने काउंट होंगे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल भी निकल आए, आपका ग्राम भी निकल आया। इस तरह से आपको दोनों चीजें पता हो गई। तो ये चीजें फंडामेंटल थी मोल्स की, जो मैंने आपको बताई, जो शायद आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी भी हो या ना पढ़ी होंगी। अगर आपने नहीं पढ़ी या टीचर ने नहीं पढ़ाई तो नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो मोल्स हमने आपको बता दिए। अब हम आपको बताएंगे मोलरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं,
इन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है आपका मोलरिटी। क्या टॉपिक है? मोलरिटी। क्या होती है मोलरिटी? ये मोलरिटी कौन सी बीमारी है केमिस्ट्री की, लेकिन भैया जो भी बीमारी है हर एक के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं आया तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएंगे और कंपटीशन में निकालना उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आता है, हम बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी किसे कहते हैं? जब बात हम मोलरिटी की करते हैं तो आपको पता है, हमने आपको सॉल्यूशन में बताया था, सॉल्यूशन में बताया था कि एक पार्ट क्या होता है, मेजर पार्ट होता है। क्या होता है? मेजर पार्ट होता है, और दूसरा क्या होता है? माइनर पार्ट होता है। जो माइनर पार्ट होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और मेजर जो पार्ट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये चीज बताई थी। तो अब हम उसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और यू कैन से रेशियो। तो जब रेशियो मोल का लीटर से लिया जाता है, मोल का लीटर से लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मोलरिटी। किसका? मोलरिटी। मोलरिटी मोल का लीटर से, मोलरिटी मोल का लीटर से मोलरिटी। तो मोल्स किसके होंगे? किसके होंगे? सल्यूट के मोल्स होंगे, इसके मोल्स होंगे, और आपको पता है इन दोनों का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम होगा। बात समझ में आई? और आपको हमने एक चीज और बताई थी कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, किसी और चीज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में जब दो चीजें आपस में मिक्स करी जाती हैं तो क्या होता है? होमोजीनियस कैरेक्टर फॉर्म होना चाहिए। क्या फॉर्म होना चाहिए? होमोजीनियस कैरेक्टर, मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक, हमें हर जगह कंसंट्रेशन सेम मिलना चाहिए। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल भी उतने ही होने चाहिए और सॉल्वेंट पार्टिकल भी उतने ही होने चाहिए। अलग अलग रेशियो नहीं होने चाहिए। अगर अलग अलग रेशियो है तो होमोजीनियसिटी कैरेक्टर लूज हो जाता है और सॉल्यूशन नहीं रहता है, वो मिक्सचर ही बन जाता है। तो जहां पर सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म रेशियो रहता है उसको होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं वॉल्यूम। और वहां पे हमने एक कैरेक्टर और बताया था कि जब हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। तो चाहे एक ए में बी को मिला रहे हो, चाहे बी को ए में मिला रहे हो, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए। वॉल्यूम चेंज हो गया तो सोल्यूशन कैरेक्टर फिर लूज हो गया। तो सोल्यूशन कैरेक्टर लूज नहीं होना चाहिए। तो चेंज इन वॉल्यूम, अगर आपको आइडियल सोल्यूशन डिफाइंड है, आइडियल सोल्यूशन क्या था? अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी थी? क्या प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी थी डेल्टा बी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब हीट इवॉल्व भी नहीं होनी चाहिए, एब्जॉर्ब भी नहीं होनी चाहिए। हीट हीट क्या होना चाहिए? इवॉल्व एंड हीट एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तभी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा घटेगा। अगर ये हो रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ घट जाएगा।
तीसरा क्या था, नो एसोसिएशन, मतलब मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएशन ना करें, नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन। एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है, नो डिसोसिएशन। और चौथा क्या होता है, नो रिएक्शन, मतलब क्या होनी चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए आपस में। अगर रिएक्शन हो रही है तो सोल्यूशन नहीं है, फिर तो केमिस्ट्री बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये जो चीज होती है इनको हम लोग बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल सोल्यूशन कौन हो सकते हैं, वो तो क्या हो सकते हैं, नॉन आयनिक, वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉन आयोनिक, नॉन आयनिक, वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशंस आर क्या होंगे, आइडियल, आइडियल। जैसे आप 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर आप 5 ग्राम चीनी डाल दें, क्या करते हैं, 1 लीटर पानी के अंदर 5 ग्राम चीनी डाल दें, तो क्या होगा, ना तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ना तो उसका टेम्परेचर घटेगा, और चीनी ऑर्गेनिक है तो एसोसिएट या डिसोसिएट होगी नहीं। और चौथा क्या है, नो रिएक्शन, पानी के साथ कोई रिएक्शन करती नहीं है क्योंकि खुद अल्कोहल है। तो इसलिए कोई रिएक्शन करेगी नहीं। तो ये आपके चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। यहाँ पर ये चीजें नहीं हो रही, बाकी कुछ भी होता रहे, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन आयनिक सोल्यूशन है। तो नॉन आयनिक वर्ड यूज कर रहे हैं, या शुगर सोल्यूशन, क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए शुगर सोल्यूशन, ये क्या हो गया आपका, वेरी वेरी डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन इज कंसीडर्ड एज ए आइडियल सोल्यूशन, राइट। ठीक है, तो ये था आपका, हमने पुराना थोड़ा सा रिवीजन किया, इसमें से आपको पॉइंट मिल सकते हैं, कंपटीशन में इससे भी पूछा जाता है, ये भी हो सकता है, कभी कभी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए आइडियल सोल्यूशन। तो इसमें बहुत सारे, कोई भी समझ लीजिए, अल्कोहल डाल दीजिए, कोई भी अल्कोहल डाल दीजिए पानी के अंदर, वो सारे के सारे क्या होंगे, आइडियल सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोलरिटी की। तो क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, वर्ड यूज कर रहा हूं सल्यूट, जो कि हमने आपको चार्ट में दिखाया है, सल्यूट, नंबर ऑफ सल्यूट dissolved in a liter of solution, वर्ड यूज कर रहा हूं सोल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट को भी हम सोल्यूशन मान सकते हैं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है इसलिए, लेकिन डिफिनीशन में सोल्यूशन ही रहेगा। ठीक है, डिफिनीशन में सोल्यूशन ही रहेगा। तो क्या हो गया, इसको कहते हैं मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखिए, इन नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किसमें लिख रहे हैं, इन ग्राम। अब हम इंटरचेंजिंग बता रहे हैं जो आपके काम की है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो मोल होते हैं जो हमने पहले बताया आपको, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो अब अपन के पास क्या आ गया, जब देखो मास इन ग्राम, तो हम मास इन ग्राम और इसको साथ में एक साथ रखते हैं, तो मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये लिख दिया। तो बच्चों ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, यही बोलते हैं ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो अगर इसको एस बोलते हैं, आपको ग्राम पर लीटर में दे, ये ग्राम में है, ग्राम पर लीटर में अगर आपको दिया गया है और उसमें आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलती है, मोलैरिटी मिलती है, क्या मिलती है, मोलैरिटी मिलती है। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया भाई, ये हो गया, और दूसरा फॉर्मूला आपका मोलैरिटी का ये हो गया। ये दो फॉर्मूले, आप एक तो नॉर्मल है जिससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में क्वेश्चन में दी गई है, उसमें सल्यूट का नाम पता है, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसकी मोलरिटी कितनी है, उसकी मोलरिटी कितनी है। और मोलरिटी को हमेशा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है, कोई डाउट? तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया डायरेक्टली मोलरिटी कैसे निकाल सकते हैं, और स्ट्रेंथ दी हुई है ग्राम पर लीटर में तो उससे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए।
देखो क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा 8 ग्राम पर लीटर, क्या कह रहा है, पर लीटर NaOH है, 8 ग्राम पर लीटर क्या है, NaOH है। और इस NaOH के लिए कह रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द मोलरिटी, क्या बोल रहा है, फाइंड द मोलरिटी। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। सोडियम का 23, 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल आ गया 40। ठीक है, ये निकाल लिया। और हमने अभी बताया क्या, मोलरिटी इज इक्वल टू S इंटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही बताया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आप तो इसमें ये कह सकते हो कि सर आप इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचान लिए। तो भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचाना जाता है, बड़ा सिंपल काम है। अगर पानी में चीनी डालते हैं तो किसका सॉल्यूशन बोला जाता है, चीनी का। पानी में नमक डालते हैं तो किसका सॉल्यूशन बोला जाता है, नमक का। तो NaOH का सॉल्यूशन बोला जा रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या डाला गया है, NaOH डाला गया है भाई। तो NaOH का मतलब क्या है, NaOH सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझ में आ जाता है। ये कितना है, 8 ग्राम है, और ये कितना है, 1/40 है। तो इसका क्या हो गया, 8 पंच 40, क्या हो गया 5। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। इसकी मोलरिटी कितनी हो गई, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, देखो हमको कन्वर्जन पता था तो हमने कर दिया। अगर ये चीज हमें नहीं पता होती तो हम परेशान होते रहते। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तो एक तरह का क्वेश्चन बताया, कहा अब हम यहाँ पे कह रहे हैं, हमने 8 ग्राम NaOH, क्वेश्चन वही वैल्यू वही ले रहे, 1 ग्राम NaOH, ताकि हम कैलकुलेशन बार बार ना करें। NaOH हमने 200 ml वाटर में क्या किया, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व किया। तो आपको क्या बतानी है, मोलरिटी, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है आपको। तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी, कैसे निकलेगी, उस बात को हम समझते हैं। तो क्या है, कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद है, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या किया हमने, किया क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें लिखना है, लीटर में लिखना है, किसमें लिखना है, लीटर में, ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, हमने अभी आपसे जो सेंटेंस बोला था, ये क्या सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रहा है ना, ये किसका वॉल्यूम दे रहा है, सॉल्वेंट का दे रहा है। और हमारे पास प्रिंसिपली दिमाग में क्या है कि NaOH सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है। अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम 200 ml ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर हमने सॉल्वेंट का वॉल्यूम ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया है। हमने सॉल्यूशन जो है उसको मान लिया है वो उतने ही ml रहेगा जितने ml सॉल्वेंट है, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसको ले लिया। अब देखो बच्चों,
ये 8 ग्राम था और हमने अभी निकाला था इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता 40। नीचे क्या था 200 ml था, लेकिन हमें लिखना लीटर में, तो हमने क्या किया 1000 का डिवाइड कर लिया। अब देखो 5 आ गया, ये क्या आ गया 5 आ गया, ये 5 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे आएगा। तो आपके पास क्या हो गया 5/5 कट गया, 1 आ गया। इसका मतलब 1 मोलर सोल्यूशन है, इसको कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन। मतलब अगर हम 8 ग्राम NaOH 200 ml पानी में घोलेंगे तो उसमें कितना होगा, वो सोल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी 1 मोलर सोल्यूशन होगा। क्या होगा 1 मोलर सोल्यूशन। या हम उसको दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि 1 लीटर में उसके 40 ग्राम NaOH घुला हुआ होगा। 1 लीटर में 40 ग्राम NaOH होगा, वो वही स्ट्रेंथ देगा जो ये स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मोलरिटी हमारी समझ में क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मलिटी की। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे हो सकता है कि अभी 2 चीजें आपको बताई, यानी 3 चीजें भी हो सकती, 2 सोल्यूट हो 1 सॉल्वेंट हो, ये भी तो हो सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, काम यही करना है। जब हम मान ले 2 चीजें हैं तो हम क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर, यहां पे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट ए, नीचे तो वही लेना। इसी तरह जब दूसरे का निकालेंगे तो क्या करेंगे मास ऑफ सोल्यूट बी अपॉन मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 10 दे दे आपको करना यही है, लेकिन वॉल्यूम इतना ही रहना है, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो सोल्यूशन ही नहीं रहेगा। तो प्रिंसिपली जो चीज नहीं रह सकती हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पार्ट की, जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि मोल्स के बारे में। अब ये जब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं एक्स से। किससे लिखते हैं एक्स से। ठीक है, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी क्या होती है नहीं होती है। जब मोल की नहीं होती है तो फिर मोल फ्रैक्शन की क्यों होगी। ठीक है, तो और एक चीज और बता दें, ये जो मोल है ना, ये मोल इज ए योर फंडामेंटल क्वांटिटी, याद रखिए क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। कभी कभी फंस जाता क्वेश्चन, इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, जो आपने शुरू में पढ़ी थी लेंथ टेम्परेचर और क्या पढ़ी थी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इस तरह की जो पढ़ी थी टाइम हीट, ये जो थी ये सारे क्या थे टेम्परेचर, जो सॉरी टेम्परेचर की बात कर रहे, ये जो आपने यूनिट पढ़ी थी ये सारी की सारी क्या है करंट, ये भी पढ़ी थी। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी उसमें से एक मोल भी है, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसके ऊपर सब डिपेंड करेंगे, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में मास ऑफ सब्सटेंस में रखा गया। ठीक है, सॉरी सब्सटेंस मेजरमेंट में रखा गया, राइट। तो इसकी यूनिट क्या होती है नहीं होती, नो यूनिट। पहली चीज क्लियर करें, नो यूनिट बच्चे। ठीक है, तो इसकी यूनिट कोई नहीं होती। अब क्या होता है, ये रेशियो होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है रेशियो होता है
क्या होता है? इट्स ए रेशियो, किसका किसका? मोल्स ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ, वर्ड यूज कर रहा हूं, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। कौन कौन से? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हाट इज करेक्ट? कंपोनेंट्स सोल्यूट एंड सोल्यूट और सॉल्वेंट। वर्ड यूज कर रहा हूं, और सॉल्वेंट। कंपोनेंट का मतलब एक ही की बात कर रहे हैं, दोनों की नहीं। या तो सोल्यूट लेंगे या सॉल्वेंट लेंगे विद टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट। वर्ड यूज कर रहे हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट विद द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको लिख देते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करें? एन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको कैसे बोलते हैं? एन ऑफ सॉल्वेंट। ये यहां पे हम आपको मोल्स निकालना नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो x ऑफ सोल्यूट क्या होगा? मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको रीड करेंगे कैसे? रीड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज कहलाएगी। इसी तरह इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे, ये क्या हो जाएगी? एन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए पहले सोल्यूट लिखा हुआ था ऊपर, अब सॉल्वेंट लिख दिया, सॉल्वेंट अपॉन नीचे वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है, सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आई? ये है फॉर्मूला एक्स सोल्यूट का, और ये फॉर्मूला है एक्स सॉल्वेंट का, एक्स सोल्यूट एक्स सॉल्वेंट। समझ में आया? तो ये आपके पास दो फॉर्मूले ये आ गए, ये दो फॉर्मूले आपके पास ये आ गए, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम इसके क्वेश्चन भी बताते हैं, और ध्यान रखिए हमेशा एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू होता है 1। तीसरा ये है, तो आपको कहीं पे किसी एक के मोल मिल जाए, मोल फ्रैक्शन मिल जाए, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 से माइनस करके निकाल लीजिए। ठीक है, इसका यूज अभी हम बताएंगे आगे, जब आपको मोलैलिटी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि इसका कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। ये मोल फ्रैक्शन हो गया। अक्सर पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखो, ये बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है,
मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की। क्या करते हैं? मोलैलिटी की। जब हम बात करते हैं मोलैलिटी की, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और ये क्या बताती है? मोलैलिटी बता रही थी मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। लेकिन ये क्या बताता है? ये बताता ये है, ये यूनिट ये बताती है कि 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में कितने आपके पास क्या पड़े हुए हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट पड़े हुए। तो यहां पे इसको डेफिनेशन इसकी है नंबर ऑफ मोल्स मोल्स ऑफ सोल्यूट। किसकी बात कर रहे हैं? सोल्यूट की बात कर रहे हैं भाई। सोल्यूट प्रेजेंट इन ए केजी, वर्ड यूज कर रहा हूं, ए केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। क्या होगी? मोल पर केजी। ठीक है, इट इज मोल पर केजी यूनिट। पहले की क्या थी? मोल पर लीटर थी। मोल्स की कोई यूनिट नहीं थी। मोलैरिटी की मोल पर लीटर थी। मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं थी। लेकिन अब मोलैरिटी में यूनिट आ गई। तो मोलैरिटी क्या बताती है? वो ये बताती है। तो निकालने का तरीका क्या होगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अभी हमने आपसे कहा था कि हम मोल फ्रैक्शन से कैसे इसको पता कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन में हमारे पास मोलैरिटी तो होती नहीं है। क्या होती है? मोल का रेशियो होता है ना, होता है। जरा देखो भाई, हमने क्या निकाला? एक्स सल्यूट निकाल लिया। क्या निकाला? एक्स सल्यूट निकाला। तो जब एक्स सल्यूट निकालते हैं तो क्या होता है बच्चों? क्या होगा? मोल्स मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं बच्चों, इसका नाम हम ए दे देते हैं। ठीक है, जरा घुमा के चलते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है, सब कुछ पता है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं पता है। तो हम x निकालते हैं सोल्यूट। जरा देखो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na प्लस Nb, यही है, मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू क्या हो गया? Na। ये आएगा, ऊपर Na लिखा हुआ। अब हम x सोल्यूट का लेके चल रहे हैं, सोल्यूट का। तो हमने लिखा ये
एन ए प्लस एक्स सल्यूट इंटू एन बी, ठीक है, और इधर एन ए, तो एन ए एक तरफ कर लेते, तो कितना हो जाएगा एक्स सल्यूट इंटू एन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी इंटू सॉरी एन ए इंटू एक्स सल्यूट। ये हो गया, यहाँ से एन ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स सल्यूट हो गया, और एन बी, ये एक्स सल्यूट नीचे कर सकते हैं, एक्स सल्यूट, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में। अब हमको क्या पता चल गया, मोल्स ऑफ, क्या पता चल गया, सॉल्वेंट। ये क्या है, मोल्स ऑफ, ये किसके हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये पता चल गया। हाँ या ना। अब हमने यहां से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिए, हमें क्या जरूरत थी, केजी में ही तो चाहिए था, क्या चाहिए था, केजी में चाहिए था। अब केजी में निकालने के लिए हमें पता है कि भाई इसमें इतने मोल्स हैं, कितने, इतने मोल्स हैं, तो एन बी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कर देंगे 1000, ये आ गया। हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, मास ऑफ बी इन केजी, पता चल गया, यहां पुट कर देंगे, समझ में। तो यहां से हमने क्या निकाला, ये, और यहां से क्या निकाला, देखो चेन बन गई ना। अगर हमें ये मोल फ्रैक्शन का रास्ता ना ही पता होता तो हम निकाल ही नहीं सकते थे। क्लियर। अब सब हमें एक्स सल्यूट ही पता था, एक्स सॉल्वेंट पता था, सल्यूट नहीं पता था, हमें तो यहाँ एक्स सल्यूट निकालना था, तो हम क्या करते, 1 माइनस करते, तो एक्स क्या मिल जाता, सॉल्वेंट मिल जाता। हम यहां से, हमको एक्स यही पता था, सॉल्वेंट पता था, सल्यूट नहीं पता था, तो हमने 1 से माइनस कर दिया, ये निकल आया, इसके बाद ये अप्लाई कर दिया। जहां जहां पे एग्जामिनर गड़बड़ कर सकता है वहां वहां पॉइंट में बता दिया आपको, ठीक है। सॉल्वेंट का दे दिया था, हमने 1 माइनस किया, सल्यूट का निकल आया, सल्यूट का निकाल के फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले से हमने रिलेशनशिप बना ली, ये उठा करके हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, ये पता चल गया हमको, और ये पता चल के 1000 का डिवाइड किया, यहाँ रख दिया, बोले काम खत्म, मोलरिटी निकल गई। क्लियर, बात समझ में आई। तो मोलरिटी क्लियर हो गई, मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गए, मोलरिटी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं फॉर्मेलिटी क्या होती है, पता है, नोट कर लिए। अब क्या होता है बच्चों कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं, उनका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे, जरा समझना। जैसे हमने लिख दिया CaSO4 इंटू 2H2O, ये पढ़ा हुआ है आपका, कंपाउंड तो यही है ना, ये हाइड्रेटेड वाटर है, लेकिन फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले का जो मास होगा उसको क्या कहेंगे, फॉर्मूला मास, क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मास जो होगा, ये
कैल्शियम का कितना होता है, हाउ मच, 40, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और +2 इंटू वाटर का होता है 18, यही है। तो देखो ये 64 हो गया, ये 32 हो गया, ये 40 हो गया और ये 36 हो गया, यही है ना। 6 4 10 2 12, 80 लगा 1 4 1 5 3 8, 8 और 3 11 और 6 17, कितना आ गया। तो इसका फॉर्मूला मास क्या हो गया, इतना हो गया। तो इसकी फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, इट्स कॉल्ड मास ऑफ सब्सटेंस, जितना हमने लिया है मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जो भी हमने ये लिया हुआ है कंपाउंड, अपॉन यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मास, और नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्म इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ से। तो ये क्या हो जाती है, इट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी, इट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी, ठीक है। नोट कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज रहेगी, फोर्थ पॉइंट, वैसे तो आपके पता नहीं फोर्थ नॉर्मलिटी है नहीं ना, नॉर्मलिटी देखो होती क्या है, ये हम इसलिए बता रहे हैं बच्चों, इसको आपके कोर्स में है कि नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो चीज आपको यहाँ पर इस स्थिति में आनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं। इसके रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एन से होती है, किससे होती है, कैपिटल एन से होती है, और बच्चों इसकी यूनिट जो होती है वो यूनिट होती है क्या, इक्वी वैलेंस पर लीटर, क्या होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर, जैसे मोल पर लीटर होता था ना, यहां पे इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। अब मोल्स और इक्विवेलेंट में क्या अंतर है, बड़ी रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप ना सीख सको, लेकिन पहले तो ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जैसे मोल्स बताए थे आपको, वैसे ये पता होना चाहिए इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जैसे मोल था, बता सकते हैं क्या होते हैं इक्विवेलेंट्स। आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं सबके इक्विवेलेंट्स अलग अलग होते हैं, सबका एक नहीं होता, ठीक है, पहली चीज तो। लेकिन अगर किसी इक्वेशन, सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, समझ लो, ये थोड़ा सा हम आपका फायदा पहले बताते हैं, क्योंकि मजा तो तब आएगा जब आपको फायदा नजर आएगा, सीखोगे तब जब फायदा नजर आएगा। सपोज ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इट इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो हम यहां पे क्या कहेंगे,
2 moles of A इज इक्विवेलेंट है 1 मोल ऑफ B इज इक्विवेलेंट है 3 मोल्स ऑफ C और इक्विवेलेंट है ये 1 मोल ऑफ D। मतलब आपको जब तक बैलेंस रिएक्शन नहीं पता है, मतलब बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, तभी आप कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप होगा। कई लोगों को बैलेंस करना नहीं आता, अब उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लिख ही नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे ये निकाल सकते हैं कि अगर हमको पता चल जाए कि इसके मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो हम ये बता सकते हैं कि सपोज इसका 30 है, इसका 60 है, इसका 30 है, 15 है इसका, या 25 है, चलो 25 कर लिया, और इसका 45 है। अगर आप देखोगे तो 30 दूनी 60 और 60 120, ये क्या है, रिएक्टेंट का मास हो गया। और यहाँ पर क्या हो, 25 से 75 और 45 कितना हो गया 120, ये प्रोडक्ट का मास होगा। दोनों तरफ मास ऑफ कंजर्वेशन लागू है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमें नहीं पता बैलेंस रिएक्शन क्या है, हम भूल जाए, हमें नहीं पता, हमें नहीं करना आता, तो ध्यान रखो इक्विवेलेंट ऑफ ए, जितने ए के होंगे उतने ही बी के होंगे, उतने ही सी के होंगे, उतने ही डी के होंगे। मतलब इसमें बैलेंस से कोई लेना देना नहीं, इसमें अगर हमने पता कर लिया इसके 2 इक्विवेलेंट बने तो इसके भी 2 ही बनेंगे, इसके भी 2 ही बनेंगे, इसके भी 2 ही बनेंगे। समझ लीजिए, ये सबके इक्वल होंगे, किसी के अलग अलग नहीं होंगे। तो ये इसमें मजा आता है, हमें पता चल जाता है कि किसका कितना मास बनेगा। यहाँ तो जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे बैलेंस हो या ना हो, हर स्थिति में पता चलेगा। इसके ऊपर हम आपको एक अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि इसमें हर चीज का निकलता है, एटम का अलग निकलता है, मॉलिक्यूल का अलग निकलता है, आयनिक मॉलिक्यूल का अलग निकलता है, केमिकल रिएक्शन का अलग निकलता है, आयन का अलग निकलता है। तो हम इस पे एक वीडियो बताएंगे नॉर्मेलिटी का, जो आपको पूरी तरह समझ में आएगा, और आप उसको टाइम निकाल के देखिएगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये फॉर्मूला जो होता है, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ solute upon volume in liter of solution, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंस निकालने का तरीका होता है अपॉन वॉल्यूम
in liter of solution। ये चीज समझ में। और इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तो मैंने आपको बेनिफिट बताया था। अब जरा देखो, मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट, ये आ गया। और इतने पार्ट को आप लोग स्ट्रेंथ बोलते हो S, और इक्विवेलेंट वेट को बोलते हो E, और इसको बोलते हो NE। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर आपको याद है, मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास था, यही था। वैसे ही सेम आ गया। देखिए, मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है दोस्तों, अब अगले टर्न पे हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे वो सॉल्युबिलिटी और उसके बाद का होगा, जिसमें हम लोग ली जेटरली प्रिंसिपल और भी बहुत सारे हेनरी लॉ है, इन सब पे बात करेंगे। ली जेटरली प्रिंसिपल कैसे लागू होता है सोल्यूशन के ऊपर, और जो ये सोल्यूशंस आपके हैं इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बात करेंगे, राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे, और इसके भी अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको गारंटी देता हूँ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ अपने इसी चैनल पे, और अगर आप देखते रहेंगे तो मेरी गारंटी है आपको कि आपके मार्क्स से आपको असंतोष नहीं होगा, ये हताशा नहीं मिलेगी कि हमने ये क्यों पढ़ा, ये चैनल क्यों देखा। इस बात को मैं गारंटी बोल सकता हूँ, लेकिन जितना पढ़ाऊँ उतना ज़रूर पढ़िए, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल सब्सक्राइब भी करिए, लोगों का भला कर दीजिए, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं और हमको भी उत्साह मिलेगा। थैंक यू।